जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कर्तव्य पथ जीएस अकाडमी में। यहाँ मिलता है बेस्ट कंटेंट के साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का वो मटेरियल, वो वीडियो जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम एक फिर नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने मुखातिब हुए हैं। साथियों, आज हम मगध साम्राज्य का जो है पहला जो वंश हर्यक वंश को मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में समाप्त किया है। अब अगला जो आज का है, आज हम मगध साम्राज्य का वैसा वंशज जो शिशुनाग वंश के नाम से जाता है उसके बारे में बताएंगे और इनके शिशुनाग वंश के कारनामों के भी बारे में बताएंगे कि इसने मगध साम्राज्य के लिए क्या काम किया, क्या दिया, क्या लिया, इस पे बात करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, शिशुनाग जो वंश था इसका जो शासन काल रहा 412 बीसी से 345 बीसी तक रहा। साथियों, शिशुनाग वंश का साथियों इस वंश ने भी मगध के उत्थान में, मगध के विकास के लिए में अमूलचूल कार्य किए, जो इतिहास में इसका नाम हम याद करते हैं, शिशुनाग वंश को। साथियों, हुआ क्या कि हर्यक वंश के लगभग 5 शासकों ने जो शासन किया उसमें वो सभी राजा थे जो अपने पिता को ही हत्या करके इस साम्राज्य पे बैठे थे। सब पैरिसाइड हुए। इसने मगध साम्राज्य के लिए जो है लगभग बहुत अधिक समय तक इसने शासन किया। इसके कारण जो है, पहला कारण ये रहा कि पिता का ये लोग हत्या करके ही इस यहाँ पे शासन कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है सभी इससे वहाँ की जनता में रोष उत्पन्न हो गया और सब जनता इस शासक से ऊब चुकी थी। उसी समय जब मगध वंश के हर्यक वंश के जो अंतिम शासक उदीन का जो 3 पुत्र हुए थे, उसके समय में ही शिशुनाग जो था बनारस का गवर्नर था। उसने क्या किया कि जनता की रोष को देखते हुए, जनता का विद्रोह, जनता का आक्रोश देखकर शिशुनाग ने क्या किया, पाटलिपुत्रा पे आक्रमण कर लिया, पाटलिपुत्रा पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग पाटलिपुत्रा पे, जिसे हम पटना के नाम से जाने जाते हैं, और यहाँ एक ऐसे वंशज की नींव खड़ा की जिसका नाम था शिशुनाग। नाम से भी शिशुनाग और वंश का भी नाम था शिशुनाग। साथियों, इसका जो कार्यकाल रहा 412 बीसी से 391 बीसी तक रहा। साथियों, आप यदि बात करें तो इसकी जो है सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि शिशुनाग की ये रही, क्योंकि महत्वपूर्ण जो कारनामे हैं वही परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, शिशुनाग का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये था कि इसने अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अवंती और बतस दोनों महाजनपद को ये मिला लिया, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख अवंती था, क्योंकि अवंती जो है मगध पूर्व की तरफ इतना शक्तिशाली था, उसी प्रकार पश्चिम की ओर अवंती भी काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद था। यहाँ का राजा प्रद्योत हुआ करता था। साथियों, आप यदि बात कीजिएगा तो अवंती के पास भी लोहे की प्रचुर मात्रा थी, अवंती के पास भी गज सेना थी, वो भी अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली था। साथियों, लेकिन शिशुनाग ने इसे भी अपने पराक्रम से, अपने
उपलब्धि से अपने 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 बुद्धि से अवंती को भी मगध में राज्य में मिला लिया और इसके साथ साथ बतस्य को भी। साथियों, जब अवंती को शिशुनाग ने मिला लिया तो ये और काफ़ी शक्तिशाली हो गया। साथियों, शिशुनाग बतस्य को भी जीता, लेकिन परीक्षा में यही मुख्य रूप से पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अवंती को ही। साथियों, ये 100 वर्ष की जो शत्रुता थी उसको अवंती को मिला के जो है अपने शासन में जो है एक प्रगाढ़, एक मजबूत आधार स्तंभ खड़ा किया। उसके बाद शिशुनाग वंश संबंधित और वो फैक्चुअल बातें आप जानेंगे। साथियों, महावंश एक पुस्तक है, उसके अनुसार शिशुनाग जो था एक लिच्छवी राजा की बेश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। ऐसा महावंश बताता है कि शिशुनाग जो है लिच्छवी वंश के एक राजा हुआ करते थे, उसकी बेश्या पत्नी का ये पुत्र था शिशुनाग। ऐसा किंवदंती है, हर विद्वान का अलग अलग मत है। साथियों, महावंश की यदि बात करें तो ये बताया कि ये बेश्या पत्नी का पुत्र था। उस समय जब शिशुनाग था तो मगध साम्राज्य की कितना क्षेत्र था, क्या स्थिति थी, उसको जाने हम। साथियों, जिस समय शिशुनाग था उस समय मगध साम्राज्य बंगाल से लेकर मालवा तक फैला हुआ था। आप इस तरह की स्थिति देखिएगा तो मालवा का पठार यहाँ तक है, लगभग यहाँ से इधर बंगाल है, यहाँ तक लगभग इसका क्षेत्र रहा था, मालवा का पठार। उसके बाद पुराणों में इसे क्षत्रिय कहा गया है। शिशुनाग को पुराण में क्षत्रिय कहा गया है। साथियों, शिशुनाग काफी शक्तिशाली राजा था और इस शक्तिशाली के कर्म में एक और काम इसने किया। इसने साथियों ये किया कि पाटलिपुत्रा से अतिरिक्त इसने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी बनाया, मुख्य रूप से पाटलिपुत्रा को ये दूसरी राजधानी बनाया। ऐसा इसलिए किया कि उसके पीछे भी कोई काउज था। साथियों, काउज ये रहा कि उस समय बजियों के ऊपर कठोर नियंत्रण स्थापित करना था, क्योंकि जो है बज्जी जो 8 गणों का संघ था जो है वो अपने आप में काफ़ी वो शक्तिशाली था। इसलिए उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पाटलिपुत्रा से उसे संभल नहीं रहा होगा, तो उसने क्या किया, राजधानी डायरेक्ट परिवर्तन किया और राजधानी कहाँ बनाया, तो वैशाली, बसाठ के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ मुख्य कारण था राजधानी परिवर्तन करने का कि बजियों पर इसका आक्रमण, बजियों पर इसको नकेल कसना था। साथियों, उसके बाद एक पुस्तक है, महावंश के अनुसार शिशुनाग का पुत्र कालाशोक मगध की गद्दी पे आया। ये भी पिता की तरह काफ़ी पराक्रमी था। तो आइए हम कालाशोक के बारे में जानते हैं। साथियों, कालाशोक पुराण में इसे काकवर्ण के नाम से हम जानते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कालाशोक का एक और नाम काकवर्ण था। इसने भी राजधानी को परिवर्तन किया। राजधानी को ये परिवर्तन किया कि इसने वैशाली, पिता पाटलिपुत्रा से वैशाली बनाया और इसने वैशाली से फिर राजधानी परिवर्तन किया और पाटलिपुत्रा को बनाया। साथियों, इसके शासन काल में एक महत्वपूर्ण कार्य ये था कि, या कार्य बोले या उपलब्धि, द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई, इसका आयोजन वैशाली में, बसाड़ में
इसी के शासन काल में हुआ था। लेकिन यहाँ एक अजीब घटना हुई। घटना ये हुई कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म में विभेद हो चुका था। विभेद क्या हुआ साथियों कि उसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया, एक अष्टवीर और एक महासंधिका। अष्टवीर जो था ये परंपरागत नियमों की आस्था रखने वाले भिक्षु था, जो ट्रेडिशनल नियम था बौद्ध धर्म का, उसी को ये भिक्षु मानता था। अष्टवीर ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। ये परंपरागत नियमों की आस्था रखने वाला भिक्षु था। महात्मा बुद्ध का जो बताए गए थे उस पे नियम रखने वाला ये भिक्षु अष्टवीर था। और महासंघिका में जिन भिक्षुओं को बौद्ध संघ में कुछ नियम को, और इसमें एक और, जैसे जब भगवान बुद्ध चले गए तो बहुत से उनके शिष्य हुए, बहुत से उनके विचार मानने वाले हुए, तो धर्म के उत्थान के लिए और कुछ वो जोड़ना चाहते थे, उसमें महासंघिका था। जिन भिक्षुओं ने बौद्ध संघ के कुछ नियमों का समावेशित किया वो महासंघिका था। लेकिन अष्टवीर कहता था कि नहीं, हम ट्रेडिशनल नियम पालन करेंगे, बट महासंघिका कहा कि हम धर्म के उत्थान के लिए और बातें इसमें जोड़ेंगे। इसी में दोनों के बीच विभेद हुआ। यही बाद में चलकर हीनयान और महायान का रूप लिया, जो हम आपको बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो उसमें बात करेंगे साथियों। तो ये बाद में चल के हीनयान और महायान का रूप लिया, महासंघिका और अष्टवीर। साथियों, कालाशोक जो है के साथ एक विचित्र घटना हुई। कालाशोक एक दिन अपने राजधानी में टहल रहे थे और एक अनजान व्यक्ति आया और उसे गला में चाकू रेत कर उसकी हत्या कर दिया। साथियों, वो चाकू भोंकने वाला, वो चाकू से हमला करने वाला कोई और नहीं था साथियों। वो चाकू पे हमला करने वाला जो व्यक्ति था, वो जो मगध साम्राज्य का अगला जो शासक रहा, अगला जो वंशज रहा, वो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ही था, वो कोई और नहीं था। और यहाँ पे कालाशोक का मृत्यु के बाद इसके शासन की जो कारवां था वो समाप्त हो गया, कालाशोक। और साथियों, इसके बाद नंद आया। नंद में महानंद महापद्म नंद स्थापना किया। उसके बाद हम फिर पढ़ाएंगे इसमें नंद वंश के एक ऐसे राजा जो इतिहास में जिसको याद करते हैं धनानंद, उसके बारे में भी बात करें, जिसने एक विद्वान शिक्षक कौटिल्य को कुछ अच्छे नियमों के लिए उनसे बात करने के लिए, साम्राज्य की सामरिक शक्ति के लिए, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बात करने के लिए गया। लेकिन वो अय्यासी धनानंद ने उस विद्वान कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के रचयिता थे उसको शिखा पकड़ के अपने राज दरबार से भगा दिया था। और राज दरबार से भगाने के बाद उसने प्रण लिया कि जब तक मैं नंद वंश को समाप्त नहीं करूंगा तब तक अपना शिखा को नहीं काटूंगा, नहीं हटाऊंगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश को समाप्त कर दिया गया। साथियों, तो कालाशोक के बारे में बात करें तो इसको 10 पुत्र हुए जिन्होंने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के बाद आया नंदीवर्धन जो 345 से 36 तक ये लगभग शासन किया। साथियों, तो
इसमें जो है पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन था और नंदीवर्धन जो था, नंदीवर्धन जिसका उत्तराधिकारी महानंदी था, कुछ ऐसे पुस्तक में बोलते हैं, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, नंदीवर्धन और महानंदी एक ही था साथियों। और इस प्रकार जो है ये इतने दिन का ये शासन काल के बाद मगध की गद्दी से शिशुनाग वंश का अंत हुआ। तो अगला जो वंशज पढ़ाएंगे वो नंद वंश का आगमन हुआ। तो साथियों, थोड़ा सा इसमें कुछ बातें आप लोग को ध्यान में रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में मिलाना, और इसमें एक और उपलब्धि ये भी था, राजधानी परिवर्तन करना था, जो वैशाली, पाटलिपुत्रा से वैशाली बनाया। कालाशोक में पूछता है साथियों, काकवर्ण किसका नाम था, इसके बारे में जानना है। इसके बाद इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि बौद्ध संगीति का इसके शासन काल में आयोजन होना था। इसके बारे में पूछ सकता है परीक्षा में। ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, अष्टवीर और महासंगिका के बारे में। तो मुख्य रूप से ये चीज़ें परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें साथ दें। बेल आइकन प्रेस करें और मेरे चैनल का विकास में आप सहयोग दें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।